हाँ जी, नमस्कार सोल्जर्स। एक बार फिर से आपका जीके सीरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत मेरे वीरों। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और जल्दी आपको एसएससी जीडी की वैकेंसी मिलने वाली है। एसएससी जीडी में आप सबको पता है मेरे वीरे, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और बिल्कुल इजी से प्रश्न आते हैं। 20 में से लगभग 18-17 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं वो सब किसी को ना आते। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अपन आज जो क्लास लेके आए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाली है। जो पिछला पेपर हिंदी का आया है वो प्रश्न आपके सामने है। आप प्रश्नों को देखना, आपको लगेगा बिल्कुल इजी से प्रश्न है। कुछ हार्ड है तो उनके अनुसार आपको अपनी और भी तैयारी बेहतर करनी है। ठीक है जी। तो आपके एमआर चौधरी सर आपके बीच हिंदी का सब्जेक्ट लेके आए हैं और हिंदी में जो जो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे बीच में अपन टॉपिक से संबंधित क्लास भी लेके आएंगे। ठीक है, तो वो भी आपका साथ साथ कवर होता रहेगा। एप्लीकेशन पर भी अपन जल्दी ही अपना जो कोर्स लॉन्च करेंगे आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के जो प्रश्न रहने वाले हैं आपके हिंदी के रहने वाले हैं और अभी आपके बीच आ रहे हैं आपके एमआर चौधरी सर। प्रिय विद्यार्थियों, जीके सीरीज की जीडी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका अभिनंदन है। और पिछली परीक्षा में जो प्रश्न आए थे वो हम लेकर के आए हैं और हम कुछ आपकी सहायता से हल करेंगे और उनकी कुछ व्याख्या विवेचना भी हम बीच बीच में करेंगे। उनको हल कैसे करें, तो प्रश्न संख्या 1 है। कुल आपके 20 प्रश्न आते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, रामू बेहद गरीब है। बेहद उर्दू आपके उपसर्ग है और रामू बेहद गरीब है ये वाक्य है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द जो है, जो अंडरलाइन, जिसके नीचे रेखा अंकित की गई है, ये शब्द है गरीब। अब गरीब के कई पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो एक ही शब्द के अर्थ बताने वाले होते हैं, एक ही शब्द के पर्याय होते हैं। जैसे धरा का धरती, पृथ्वी, ये जो होते हैं ये पर्याय होते हैं। जल को हम पानी भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं, तोय भी कह सकते हैं और आपके वारी भी कह सकते हैं। उसी प्रकार ये शब्द है गरीब। तो गरीब का पर्यायवाची इन 4 विकल्पों में से कौन सा है? पहला है निर्बाध, निर्धन, निबद्ध, निस्सार। इन चारों में आपके लगा हुआ है संस्कृत का नी उपसर्ग। संस्कृत का नी उपसर्ग या हिंदी का निर, हिंदी में आते आते ये निर हो जाता है। निर का अर्थ होता है बिना। बिना या रहित या अभाव। ये निर उपसर्ग के कुछ ऐसे अर्थ निकाले जाते हैं जो जैसा उपयुक्त रहता है शब्द के हिसाब से वो वैसा अर्थ होता है। निर्बाध, निर्धन, निबद्ध और निस्सार, ये 4 शब्द हैं। पहला शब्द है निर्बाध। बाध का अर्थ, मूल शब्द इसमें बाध है, निर उपसर्ग है और निर का अर्थ होता है बिना। बाध यानी बाधा, बिना बाधा के या बिना रुकावट के। तो गरीब अलग है और इस शब्द का अर्थ होता है बिना बाधा के। दूसरा शब्द जो है वो है निर्धन, यानी मूल शब्द इसमें धन है और उपसर्ग आपके लगा हुआ है निर। तो इसका अर्थ हुआ धन के बिना, यानी वह व्यक्ति जो धन के बिना है या जिसके पास धन का अभाव है। तो ये विकल्प गरीब का सही है। गरीब उस व्यक्ति को कहते, गरीब का पर्याय है निर्धन। ये आपके सही है। इसमें सही विकल्प है 2, निर्धन।
निर्धन के और भी पर्याय हो सकते हैं, जैसे आपके विपन्न है, दरिद्र को भी गरीब कहते हैं, धनहीन को भी कह सकते हैं। तो ये गरीब के पर्यायवाची होते हैं। निबद्ध, बद्ध का अर्थ होता है आपके कमिटेड, मतलब किसी में लिखा हुआ। निस्सार, ये इसमें मूल शब्द आपके सार है और निरुपसर्ग है। निस्सार का अर्थ हुआ है सारहीन या सार रहित। ये आपके बद्ध है। बद्ध यानी किसी में रोका हुआ या किसी में रखा हुआ। तो इसमें आपको ध्यान से करोगे तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती है। रामू बेहद गरीब है। पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से हम पढ़ लें ताकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहे। अधिक से अधिक 20 में से आपको हिंदी में नंबर लाने होते हैं, तभी जीडी में सिलेक्शन होता है। उपरोक्त वाक्य में, उपरोक्त यानी ऊपर उक्त, जो ऊपर वाला वाक्य है, रेखांकित शब्द, रेखा जिसके नीचे अंकित की गई है वह शब्द। अब देखिए ये वाक्य है, इसमें आपके 4 शब्द है, रामू है, बेहद है, गरीब है और है। रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची, उपयुक्त यानी सूटेबल, उचित, प्रॉपर पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्याय कहते हैं एक समान अर्थों वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुसीबत में और मुसीबत आना। परेशानी है और परेशानी जब आ जाए तो मुसीबत में और मुसीबत आना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? ये तो अर्थ है मुहावरे का, यानी मुहावरे का जो है ये अर्थ है। इस अर्थ वाला इन 4 विकल्पों में से कौन सा मुहावरा है, ये हमें अच्छी प्रकार से एक एक का हमें उनको रीड करके देखना है। विकल्प संख्या 1 है, ओछे की प्रीति बालू की भीति। ओछा व्यक्ति जो होता है, जो पिछली प्रकृति का व्यक्ति होता है, उथली प्रकृति का व्यक्ति होता है, जिसके स्वभाव में प्रकृति यानी नेचर, जिसके स्वभाव में गहनता नहीं होती, ओछा व्यक्ति होता है। जो फटाक से वो स्वार्थी होता है, जिसको कह लेते हैं, ऐसे ही कुछ भाव वाले व्यक्ति को हम अधम प्रकृति के या नीच प्रकृति के व्यक्ति को ओछा व्यक्ति कहते हैं। ओछे की प्रीति, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। प्रीति यानी प्रेम, मित्रता, दोस्ती, संगति। बालू की भीति, भीति का अर्थ होता है आपके वॉल यानी दीवार। बालू यानी रेत, रेत की दीवार है। रेत की दीवार बच्चे बनाते हैं, जब तक वो ठीक ठाक गीली होती है तब तक रहती है, और जो थोड़ी हवा चलती है सूखती है, धूप लगती है और सूखती है तो वो बिखर जाती है, यानी वो क्षणिक होती है, नश्वर होती है, थोड़ी देर के लिए टिकती है। तो ये जो है ओछा व्यक्ति है, वह ज़्यादा लंबे समय तक मित्रता नहीं रख पाता। तो ये तो आपके सही नहीं है ना। ओछे की प्रीति बालू की भीति। दूसरा है ककड़ी चोर और फांसी की सजा। ये आपके लोकोक्ति है। ककड़ी चुराई है किसी ने। ककड़ी एक बहुत ही कम मोल वाली वस्तु होती है, कम मूल्य वाली वस्तु होती है, और उस चोर को, वो कोई चोरी में चोरी नहीं मानी जाती है, खेतों में पड़ी रहती है, यूं ही खा लेते हैं। तो उसको अपन ककड़ी चुराई है किसी ने और उसको सजा कोई भारी अपराध की, जो कोई गंभीर अपराध की दी जाए, तो उसके लिए ये है कि
ककड़ी चोर और फांसी की सजा, एक अनार 100 बीमार। तो ये भी इसमें नहीं है, मुसीबत में और मुसीबत आना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ नहीं है। एक अनार 100 बीमार, यानी एक वस्तु है, आपूर्ति तो एक चीज की है और मांगने वाले बहुत हैं, तो आपूर्ति की अपेक्षा मांग ज्यादा होना, उसके लिए ये कहावत है, एक अनार 100 बीमार। तो मुसीबत में और मुसीबत आना, इसके लिए ये भी उपयुक्त मुहावरा नहीं है, ये भी सूटेबल नहीं है। तो 4 नंबर सही है। कंगाली में आटा गीला, कंगाल व्यक्ति जो होता है, यानी उसके पास में पहले से ही कमी होती है, किसी चीज की अभाव होता है, कंगाली होती है। तो जब किसी चीज की कमी हो और उसमें और कमी हो जाए, अभाव में और अभाव आ जाए, उसके लिए ये कहावत कही गई है, कंगाली में आटा गीला। आटा इतना ही था, उसमें भी गीला हो गया, अब रोटी कैसे बनेगी। तो मुसीबत तो पहले से ही थी क्योंकि कंगाली थी, और मुसीबत आ गई, आटा गीला हो गया। तो ये आपके 4 नंबर सही है। इनको थोड़ा समझ करके करना है, फेर फार करके, थोड़ा दिमाग में मंथन करके, विचार विमर्श करके इनको करना है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, एक वाक्य दिया गया है, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय किया। इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय किया, निर्णय यानी कोई अपना डिसीजन सुनाया। इस वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। त्रुटि कैसी है, एरर कैसी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक कैसी है, व्याकरणिक त्रुटि है, आपके क्रिया संबंधी त्रुटि है, क्रिया संबंधी आपके त्रुटि है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, अपने को सही वाक्य का चुनाव करना है। स्किप, हाँ, इन 4 वाक्यों में से क्रिया संबंधी जो त्रुटि है किस वाक्य में नहीं है। देखिए, नंबर 1 है, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय प्रदान किया। ये वाक्य है, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय प्रदान किया। प्रदान करना, अब क्रिया संबंधी है तो क्रिया शब्द ये हैं आपके, प्रदान किया। इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय दिया। प्रदान करना यानी डिलीवर करना, किसी को कोई चीज देना। और दूसरे में क्रिया जो है, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय दिया, इसका भी अर्थ हो गया देना। तो ये दोनों तो एक जैसे ही हैं। तीसरा है, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय कहा। निर्णय जो है वो कहा नहीं होता है, निर्णय लिया होता है। टुक, ये हो गया आपके सैड, ये है डिड और ये है डिलीवर्ड। तो आपके ये सही होगा, इस विषय में प्राचार्य ने क्या निर्णय लिया। निर्णय के संबंध में लिया शब्द सही है, टुक शब्द सही है। इसमें आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा माइनर ही फर्क होता है और आम बोलचाल की भाषा में हम ऐसा बोल देते हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से आपके सही है, क्या निर्णय लिया। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 4, रसोई घर। रसोई घर और खाली जगह है और खड़ी पाई है।
उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? रसोईघर के लिए रसोईघर का खाली जगह है आगे। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? क्या ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रसोईघर का अर्थ है रसोइये का घर, यानी जो रसोइया है होता है रसोई बनाने वाला, उसके घर को रसोईघर कहते हैं। नहीं कहते हैं उसके घर को रसोईघर, सही नहीं है। रसोईघर दूसरा ऑप्शन है, रसोईघर का अर्थ है रसोई का बनाया हुआ घर, ये भी पूरा ठीक नहीं है, सही नहीं है। तीसरा है, रसोईघर का अर्थ है रसोई का घर। और चौथा है आपके, रसोईघर का अर्थ है रसोई में बना हुआ घर। रसोई में बना हुआ घर यानी रसोई के अंदर बना हुआ घर, तो ये आपके सही नहीं है, इसमें कारक चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें आपके सूटेबल या उचित लगता है तीसरा ऑप्शन, रसोई का घर। वैसे आपके रसोई घर में क्या होता है? रसोई घर शब्द जो है इसमें आपके तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष में भी संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष समास है रसोई घर में, और इसका अर्थ निकलता है, सही जो अर्थ है वो निकलता है रसोई के लिए घर। ए रूम या ए हाउस फॉर कुक, कुछ चीज पकाने के लिए, रसोई के लिए बना हुआ घर। तो ये के लिए जो चिन्ह आया है इसलिए ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, देखिए एक मुहावरा दिया गया है, 5वां हम पढ़ते हैं। फूंक से पहाड़ उड़ाना। फूंक मामूली एफर्ट होता है, मामूली प्रयत्न होता है। फूंक से क्या होता है? तो फूंक से पहाड़ उड़ाना यानी चीज बहुत भारी है और प्रयास बहुत ही कम लगाया गया है, अल्प मात्रा में या तुच्छ प्रयास लगाया गया है। मुहावरे का सही अर्थ है, आंसर में पहला है, असंभव कार्य करने की कोशिश करना, यानी जो कार्य संभव ही नहीं हो। जैसे अपन एक मुहावरा और है, आसमान में छेद करना। आसमान में छेद करना, तो आसमान में छेद किसी से न तो हुआ है और न हो पाता है, ये असंभव कार्य है। तो ऐसा ही ये मुहावरा है, फूंक से पहाड़ उड़ाना। मुहावरे का सही अर्थ है असंभव कार्य करने की कोशिश करना। ये तो सही है, बाकी ऑप्शन आपके ठीक नहीं बैठते। बड़ा काम करना, झूठी बातें करना यानी गप्पे हाँकना, बड़ा काम करना, कोई बड़ी बड़ी बातें करना, डींग हाँकना, ऐसे मुहावरे इनके लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, अपना हस्ताक्षर लगा दो। अपना हस्ताक्षर लगा दो। हस्ताक्षर यानी हस्त प्लस अक्षर। हस्ताक्षर का जो संधि विच्छेद होता है, हस्त प्लस अक्षर, यानी वे अक्षर जो हाथ से किए जाएं, यानी वो लिखे जाएं, हाथ से लिखे जाएं, या हस्ताक्षर, सिग्नेचर जिन्हें हम कहते हैं। अपना हस्ताक्षर लगा दो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर ये रेखांकित शब्द जो लगा दो है, ये आपके सही नहीं है, ये आपके अशुद्ध है। उपयुक्त शब्द के प्रयोग से वाक्य को शुद्ध करें, ये आपके अशुद्ध है। हस्ताक्षर के आगे लगा दो नहीं होता है, हस्ताक्षर के आगे क्या होता है?
आपके देखिए पहला ऑप्शन है अपना हस्ताक्षर जोड़ दो, ऐड कर दो, नहीं है, सही नहीं है। अपना हस्ताक्षर कर दो, ये सही है। अपना हस्ताक्षर कर दो, ये सही है। हस्ताक्षर तो किए ही जाते हैं। अपना हस्ताक्षर सटा दो यानी निकट ले आओ या उसके साथ में जोड़ाव कर दो, ये सही नहीं है। और अपना हस्ताक्षर मिला दो, ये भी सही नहीं है। तो सबसे सूटेबल है आपके अपना हस्ताक्षर कर दो, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, जो पृथ्वी से संबद्ध है, संबद्ध में भी आपके इसका ये होता है लिंक्ड, एफिलिएटेड, संबद्ध। इसका अर्थ होता है जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ जो पृथ्वी से संबद्ध है, जो पृथ्वी से संबंधित है या जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? ये एक वाक्यों का समूह है जिस ये है जो पृथ्वी से संबद्ध है। इनके लिए एक शब्द यानी वन वर्ड, इंग्लिश में भी वन वर्ड होते हैं, हिंदी में भी वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। तो एक प्रश्न ऐसा भी आपके पूछा जाता है। तो पृथ्वी से संबद्ध को क्या कहेंगे? इनमें से पहला है पार्थिव, दूसरा है पठार, तीसरा है पर्वत और चौथा है पहाड़। जो पठार, पर्वत, पहाड़ ये पृथ्वी के ऊपर होते हैं, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है, समुचित आंसर ये सही नहीं है। जो पृथ्वी से संबद्ध है वह है आपके पार्थिव। अब पार्थिव शब्द की बनावट देख लीजिए। इसका जो मूल शब्द होता है वो आपके होता है पृथ्वी, इसमें अण प्रत्यय लगा होता है, यानी इसका अर्थ होता है जो पृथ्वी से संबंधित हो। अगला प्रश्न है, तो आपके पार्थिव ये जो ऑप्शन है ये सही है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इनकरेक्ट सेंटेंस इनमें से कौन सा है? गलत वाक्य कौन सा है? 3 वाक्य तो सही है और 1 वाक्य आपके त्रुटि वाला है। पहला है, अक्षत पाठशाला से सीधे घर चला गया। इसमें आपके कर्ता है अक्षत, ये आपके पाठशाला से सीधे घर चला गया, ये सही वाक्य है। सीधे उसके जाने का तरीका है, चला गया क्रिया है, जाता कहाँ है? घर है, कर्म है। दूसरा है, केशव रोटी खा लिया है। तीसरा है, मेरे प्राण निकल गए। प्राण बहुवचन शब्द होते हैं, इनको बहुवचन में भी माना जाता है। हस्ताक्षर है, प्राण है, आंसू है, इनको आपके बहुवचन में माना जाता है, तो ये भी सही है। ये सब देखिए विद्यार्थियों, प्राण है, हस्ताक्षर है और आपके आंसू, ये जो शब्द होते हैं ये आपके बहुवचन माने जाते हैं हिंदी में। अब हस्ताक्षर होता एक ही है, लेकिन इनको अपन बहुवचन में मानते हैं। ये सही है, मेरे प्राण निकल गए। राजीव ने भरपेट खाना खाया, ये भी सही है। भरपेट यानी ये तरीका है, पूरा पेट भर लिया। भरपेट ये आपके क्रिया विशेषण है। और केशव रोटी खा लिया, ये गलत है, ये गलत है। और यहाँ पर ये सही ऑप्शन भी है, ऑप्शन संख्या 2, केशव रोटी खा लिया है। इसके स्थान पर
ये होगा शुद्ध केशव ने रोटी खा ली है। ये शुद्ध होगा। केशव ने रोटी खा ली है, ये आपके सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर, लड़कों ने लड़कियों से साथ नाचा। लड़कों ने लड़कियों से साथ नाचा। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। त्रुटि कैसी है, त्रुटि का प्रकार कैसा है? व्याकरण संबंधी त्रुटि वो है आपके कारक संबंधी त्रुटि है। कारक संबंधी आपके त्रुटि है। इसमें क्षमा कीजिए, कारक संबंधी त्रुटि, कारक चिन्ह ये होते हैं लड़के लड़कियों के साथ नाचे, तो ये कारक चिन्ह है। लड़के लड़कियों ने साथ नाचे, ये कारक चिन्ह है। लड़कों ने लड़कियों से नाचे, ये कारक चिन्ह है। लड़कों ने लड़कियों के साथ नाचा, तो इनमें आपके ये तीन अशुद्ध हैं। और पहला लड़के लड़कियों के साथ नाचे के साथ, ये आपके सही है। और लड़के लड़कियों ने साथ नाचे, ये सही नहीं है, कारक की दृष्टि से अशुद्ध है। लड़कों ने लड़कियों से नाचे, लड़कों ने लड़कियों के साथ नाचा नहीं, लड़कों ने लड़कियों के साथ नृत्य किया या नाच किया, ये तो फिर भी सही होता। प्रश्न संख्या 10 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वर्तनी का अर्थ होता है आपकी स्पेलिंग। हिंदी में शुद्ध शब्द लिखने होते हैं, तो वर्तनी जो है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कहीं न कहीं वाक्य में कोई न कोई आपके गलती निकलेगी, कोई अशुद्धि निकलेगी, तो आपको वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। वह मरणासन था, इसीलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। वह मरणासन था, मरने के करीब था। मरणासन यानी मरण प्लस आसन, इसीलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। तो यहाँ पर ये गलती है और यहाँ पर गलती है। यहाँ पर क्या आता? इसीलिए का आता आपके इसलिए, और क्षमा के लिए आता आपके समा। ये सही हिंदी शब्द है। विनय चुस्त न हो पर है समझदार, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। देखिए, चुस्त की वर्तनी ये होगी सही, सही शुद्ध रूप से चुस्त यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। तीसरा है, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा, ये सही है। यहाँ पर कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती। यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, इसमें दोस्तों गलती है विद्यार्थियों। ये अवश्य शब्द जो है ये ऐसे लिखा जाएगा, पूरा सह नहीं आएगा इसमें, जो ये है। हिंदी में जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। वर्तनी का तो एक सीधा सपाट नियम है, जैसे लिखा जाता है वैसे बोला जाता है, जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। तो हम अवश्य नहीं बोलते हैं, अवश्य बोलते हैं। इसमें एम नहीं होता, ये आधा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता। अब देखिए, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो अंतर के कई अर्थ होते हैं। एक शब्द है जो
अंतर का अर्थ नहीं है और बाकी तीनों शब्द अंतर के समानार्थी हैं या अंतर के पर्यायवाची हैं। इनमें आकाश शब्द जो है वो आपके ये नहीं है, इनमें अंतर का। शेष यानी डिफरेंस, डिफरेंस को अंतर कहते हैं। जैसे 5 में से 3 निकालिए, अंतर रहेगा 2। दूरी, दोनों गांवों के बीच में 2 किलोमीटर का अंतर है। हृदय यानी अंतर, ये भीतर, इसका अर्थ होता है भीतर। मनुष्य के भीतर क्या है, भावनाएं कहाँ से उपजती है, हृदय से उपजती है, हार्ट से उपजती है, दिल से उपजती है। तो ये तीनों तो अंतर के का अर्थ देने वाले हैं, जबकि आकाश और अंतर का कोई संबंध नहीं है। तो सही विकल्प होगा आपके आकाश। आगे जो है भेंट के 2 अर्थ है। भेंट के 2 अर्थों में से एक अर्थ मुलाकात है। पहला अर्थ तो इसने क्लियर कर दिया कि मुलाकात है। दूसरे अर्थ से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। भेंट करना यानी मिलना, मुलाकात करना यानी बातचीत करना, मिलना। और दूसरा अर्थ क्या है, इस वाक्य में आपको वो सब फिट करना है, कौन सा सूटेबल रहेगा। अतिथि को खाली जगह देकर सम्मानित किया गया। अतिथि यानी जो बिना तिथि आता है, अतिथि मेहमान, गेस्ट जिसको कहते हैं। अतिथि को 1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया, ठीक नहीं बैठता। अतिथि को उपहार देकर सम्मानित किया गया। उपहार का अर्थ होता है आपके भेंट। उपहार का अर्थ होता है आपके ये गड़बड़ करता है यार। उपहार का अर्थ होता है आपके उपहार का अर्थ होता है आपके भेंट, या जिसे हम कहते हैं गिफ्ट देना। अतिथि को कुछ भेंट दी, उपहार दिया, तो ये दूसरा अर्थ हो गया भेंट का। ये यहाँ पर सही बैठता है, उपयुक्त बैठता है। पुष्प गुच्छ, फूलों का गुच्छा। और मान पत्र, मान सम्मान का जो पत्र होता है, लेटर। यानी सबसे जो सूटेबल है वो है आपके उपहार। जो भेंट का अर्थ है वो उपहार है, बाकी ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाला इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाला यानी जलन है इसमें। गुस्सैल शब्द जो है वो आपके, इसमें मूल शब्द गुस्सा है। ज्यादा गुस्से वाले व्यक्ति को गुस्सैल कहा गया है। कृपालु यानी कृपा, जो किसी पर दया कर देता है उसको कृपालु कहते हैं। ईर्ष्यालु, ईर्ष्या में मूल शब्द है ईर्ष्या। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, जलन, जेलसी। तो आपके ये तीसरा सही है। दूसरे की उन्नति को देख करके जलने वाला। क्रोधी का मूल शब्द आपके क्रोध है ही। तो ये तीनों सही नहीं है, और ये ईर्ष्यालु जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, जो अपना भोजन स्वयं पकाता है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। इसमें आपके 4 शब्द दिए गए हैं, स्वयं सेवक, स्वयं पाकी, स्वयं भू, स्वयं पाठी। स्वयं का अर्थ तो होता है खुद। स्वयं तो चारों में आया हुआ है, लेकिन आगे कौन सा शब्द है इसमें है आपके स्वयं सेवक। स्वयं सेवक यानी जो अपनी इच्छा से, स्वयं अपनी इच्छा से सेवा करने वाला, वॉलेंटियर।
स्वयं पाकी, पाकी पाक कहते हैं, पाक कला कहते हैं रसोई बनाने की कला या भोजन बनाने की कला। तो जो ये बनाता है उसको पाकी कहते हैं, जो खाना बनाता है उसको पाकी कहेंगे। तो ये सही है, जो अपना भोजन स्वयं ही पकाता है, स्वयं पाकी। स्वयं भू यानी जो खुद, भू यानी होना, जो कुछ खुद ही बन जाए। स्वयं पाठी, जो स्वयं ही पाठ करे, स्वयं ही अध्ययन करे। ये अगला 15वां प्रश्न है, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और खाली जगह सदा तरसता ही रह जाता है। क्या है इसमें आपके? संपन्न, संपन्न के विलोम शब्द से उक्त वाक्य पूर्ण करें। इन चार जो ये शब्द दिए गए हैं, इनमें संपन्न शब्द का सही विलोम कौन सा होगा? तो विलोम शब्द देखने के लिए अपन आपको ध्यान में रखना है कि वैसा ही शब्द होगा, जिस जैसा शब्द जो कोई शब्द दिया गया है उसका विलोम लिखना है, तो वो जो शब्द है उसका वैसा ही लिखना है। जैसे अगर संस्कृत निष्ठ शब्द है तो उसका विलोम भी संस्कृत निष्ठ शब्दों में ही आपको देना है। जैसे अनुज है, संस्कृत शब्द है तो इसका विलोम होगा अग्रज। अतिवृष्टि है तो इसका विलोम आपको अनावृष्टि देना है। तो संपन्न इस शब्द की बनावट देख लीजिए, ये संस्कृत का शब्द है और संपन्न का न तो वीर होता है न साई होता है, विपन ये सही है। अब देखिए दोनों शब्दों की बनावट। वी का अर्थ होता है राइट, संपन्न यानी जो अन्न से संपूर्ण है, यानी जो शक्तिशाली है, जो समृद्धिशाली है, जो अपने आप में सक्षम है। और दूसरा है आपके विपन, विपन यानी गरीब। आगे एक गद्यांश दिया गया है, ये इनमें से आपको कोई शब्द जो है, कोई सवाल जो है वो गलत नहीं करना है, ये प्रयास करना है आपको। ये कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन का अर्थ होता है समझ। कम समय में विद्यार्थी को कितना कुछ समझ आ सकता है, ये आपका टेस्ट किया जाता है। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द यहाँ से गायब कर दिए गए हैं, वहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो आपको ये हर एक के लिए सही शब्द देना है। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन है उसका हमें चुनाव करना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो गद्यांश को अपने को पढ़ लेना है। सुख खाली जगह से उत्पन्न होता है। एक दो बार पढ़ लिया या एक बार पढ़ लिया। सुख खाली जगह से उत्पन्न होता है, सुख जड़ता से भी उत्पन्न होता है। अगर आप उसका सरल अर्थ नहीं निकाल सकते तो भी आपको पढ़ना है। सुख खाली जगह से उत्पन्न होता है, सुख जड़ता से भी उत्पन्न होता है। पुराने जमाने के लोग सुखी इसलिए थे क्योंकि खाली जगह में उन्हें विश्वास था। उस जमाने के नमूने आज भी हैं मगर वे खाली जगह में कम मिलते हैं। उनका जमघट का अर्थ आप निकाल सकते हैं जमावड़ा, गांवों कस्बों या छोटे छोटे नगरों में है। सरल शब्दों के आप अर्थ निकालते जाइए, कठिन शब्दों को भी आपको पढ़ना तो है ही, चाहे समझ में नहीं आए एक बार पढ़ना है। उस जमाने के नमूने आज भी हैं मगर वे खाली जगह में कम मिलते हैं। उनका जमघट गांवों कस्बों या छोटे छोटे नगरों में है। इनके बहुत अधिक असंतुष्ट न होने का कारण यह है कि जो खाली जगह उनके बस में नहीं है उन्हें वे अदृश्य की इच्छा पर छोड़कर निश्चित हो जाते हैं।
इसी प्रकार सुखी वे लोग भी होते हैं जो सच्चे अर्थों में जड़तावादी हैं, क्योंकि उनकी खाली जगह पर कट खोदी चिड़िया चोंच नहीं मारा करती, किंतु जो न जड़ता को स्वीकार करता है न ईश्वर के अस्तित्व को, तथा जो पूरे मन से न तो जड़ता का त्याग करता है और न ईश्वर के अस्तित्व को। ये पैराग्राफ अपन ने पढ़ लिया। तो अब जो प्रश्न है उनको आपको हल करना है। 16वां प्रश्न है, पहला प्रश्न है, इसमें से आपके शायद 5 प्रश्न आते हैं। रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। एक रिक्त स्थान ये है, सुख खाली जगह से उत्पन्न होता है, संदेह से उत्पन्न होता है, शंका से उत्पन्न होता है, अविश्वास से उत्पन्न होता है या फिर विश्वास से उत्पन्न होता है। तो इनमें आपको तीनों के देख लेने हैं, चारों के। संदेह से सुख होता नहीं है उत्पन्न, और संदेह यानी किसी पर शक करना, शंका यानी कुछ मन में उहापोह रखना, अविश्वास यानी किसी पर विश्वास नहीं करना, और विश्वास। इनमें आप यहाँ आकर के अटक सकते हैं, अविश्वास और विश्वास। तो सुखी व्यक्ति वही होता है जो किसी पर आसानी से भरोसा कर लेता है। तो ये सही है, पहले का सुख विश्वास से उत्पन्न होता है। सुख जड़ता से भी उत्पन्न होता है। अब आगे है आपके अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है ये है आपके, साहब ये पैराग्राफ सब जगह है। रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रिक्त स्थान दूसरा है ये। पुराने जमाने के लोग सुखी इसलिए थे क्योंकि खाली जगह में उन्हें विश्वास था। किस में विश्वास था? असुर की चिंता, मानव की सत्ता, राज सत्ता, ईश्वर की सत्ता। कौन सा सबसे उपयुक्त बैठता है? असुर कहते हैं आपके राक्षस को, असुर कहते हैं राक्षस को। मानव की सत्ता में जो है वो सही नहीं है। राज सत्ता यानी राजा का शासन, या ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की सत्ता ये सही है, क्योंकि वही व्यक्ति सुखी होते हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। तो रिक्त स्थान 3 है। ईश्वर की सत्ता में उन्हें विश्वास था। उस जमाने के नमूने आज भी हैं, मगर वे खाली जगह में कम मिलते हैं। उनका आसपास की लाइनें भी पढ़ लेनी है। उनका जमघट गांवों, कस्बों या छोटे छोटे नगरों में है। तो कहाँ पर है? गांवों, कस्बों और छोटे छोटे नगरों में है। कहाँ पर नहीं है? नुक्कड़ों, गलियों, गांवों या फिर महानगरों में। महानगर जो होते हैं, बड़े बड़े शहर जो होते हैं, वहाँ पर ऐसे लोग नहीं होते हैं जो भाग्य पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। तो ये सही है, इसलिए यहाँ पर ये सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प है। 4 कौन सा है? उनका जमघट गांव, कस्बों या छोटे छोटे नगरों में है। इनके बहुत अधिक असंतुष्ट न होने का कारण ये